बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग और बहुत कलरफुल। आज तो आप पूरी दुनिया ही आप में समाई हुई है ऐसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स भी देख रहे हैं, फ्रूट्स भी देख रहे हैं, पूरे शर्ट बिल्डिंग भी बनी हुई है। अच्छे खासे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। कोई बात नहीं, कभी कभी कलरफुल लगना भी चाहिए। आप में पूरी दुनिया इस वक्त समा चुकी है, तो एनीवेज पूरी दुनिया में हो क्या कर रहा है वो भी आपको जानना जरूरी है। पूरी दुनिया में खास अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, अच्छी खबरें नहीं है। लेबनान में जो हुआ आपने देखा, इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, किसने आग लगाई, कौन इसकी वजह, ये तो भी मालूम नहीं हुआ, लेकिन अफसोस हुआ इतने ज़्यादा कीमती जानें चली गई और हज़ारों के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और 3 लाख के करीब लोगों के घर जो हैं वो उजड़ चुके गए। बिल्कुल, लेबनान के बाद फिर खबर आई हमें अजमान से, जहाँ पर एक मार्केट में आग लग गई और इस कदर तेज़ी से वो आग फैली कि नुकसान पे नुकसान होता रहा। अभी उससे खबरें तो आ रही हैं कि कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितने लोगों का वजह भी अभी मालूम नहीं हुई। और उसके बाद फिर नजफ में एक जगह पर आग लग गई, वो भी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी कर रहा था और बस दिल से दुआ निकल रही थी कि अल्लाह ताला मुस्लिम वर्ल्ड को जो है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं उनको अपनी हिफाजत में रखे। इस दुनिया में 2020 में लोग ये डिस्कस कर रहे थे अबूजर कि बहुत सी ऐसी हैपनिंग्स हो गई हैं जो वंस इन अ ब्लू कभी हुआ करती थी, कभी बहुत अरसे बाद सुना करती थी। पेंडेमिक आ गया, जो सिचुएशन जब से 2020 शुरू हुआ है, जो मईशत का जो हाल हो चुका है वो भी पूरी दुनिया के सामने है और अल्लाह ताला जल्द इससे हमें निकाले। इसके साथ साथ जो कल भारत में हुआ वो भी एक इंतहाई दिलखराश वाक़या दोबारा से देखने में आया, जब 1992 के बाद जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसी मकाम पर सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए कि यहीं पर राम मंदिर तामीर कर दिया जाए। कल उसका जो है इनाग्रेशन सेरेमनी थी और जो मोदी सरकार उम्मतवा को प्रमोट करते हैं वो वहाँ पर पहुँच गए थे, नरेंद्र मोदी की क़यादत करते हैं। इंतहाई अफसोस हो मनाजिर भी देख कर कि किस तरह से आप अपनी माइनॉरिटीज़ को, बेशक माइनॉरिटीज़ 22 करोड़ माइनॉरिटी है, थोड़ा नंबर नहीं है, उनको किस तरह से आप उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं, उनके राइट्स को आपने खत्म कर दिया। नहीं हुआ अबू सर, कौन से दौर में आपने नहीं देखा कि मुसलमानों को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे। इंडिया एक तरफ अपने सेकुलर होने की बात करता है, दूसरी तरफ जब इस तरह की हरकतें करता है तो वो अपने ही मुंह पे खुद तमाचा मार लेता है। बहरहाल शो में आज ये भी डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ है, आपको बताएंगे टॉप स्टोरीज में। मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर को खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम सूबों का इत्तफाक। मुल्क भर के स्कूलों के लिए यकसान निज़ाम भी मंजूर कर लिया गया। जिन्स तब्दीली के बाद शादी और तलाक का मामला। अली आकाश और नेहा की कहानी की तफसीलात क्या हैं, आपको बताएंगे। आपने जानी बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले हम बात करेंगे कल जो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खिताब किया। बहुत ज़बरदस्त खिताब रहा और उन्होंने कहा कि कश्मीरी जिस दौर से गुजर रही हैं उसका इख्तिताम आज़ादी पर होगा और फिर साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वो दौर दूर नहीं है जब कश्मीरी आज़ाद फिजा में सांस लेंगे और भारत को अपने ही मुंह की खाना पड़ेगी। बिल्कुल, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पूरी दुनिया को ये समझाया, पूरी दुनिया को ये बताया कि आखिर कश्मीर का मसला है क्या, क्योंकि दुनिया में बहुत से ममालिक को ये मालूम ही नहीं था कि भारत कश्मीर पर क्या जुल्म ढा रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि मकबूजा कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्रमार, उन्होंने यौम इस्तेसाल पर इस्तीफा भी दे दिया, यानी कि वो भी अब अपनी ही पॉलिसीज और गवर्नमेंट के खिलाफ मुस्ताफी भी हो गए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज जो हम एक इम्पॉर्टेंट खबर डिस्कस करने वाले हैं। कल से लेकर आज तक तमाम मुसलमानों के दिल गिरफ्तार थे, परेशान थे, दुखी थे। नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मुतनाज़ मकाम पर मंदिर का जो संगे बुनियाद रख दिया। ये वो बाबरी मस्जिद है जो कई सौ सालों से मकीम थी वहाँ पर। 1992 में जब उसे शहीद किया गया, उसके बाद इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में मुतनाज़ा राम मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये कदम नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के चेहरे पर दाग की मानंद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंदिर का संगे बुनियाद रखने के बाद वहाँ मौजूद साधुओं से खिताब करते हुए इस दिन को भारत के लिए एक तारीखी दिन भी करार दिया।
नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि आज़ादी की तहरीक की तरह बेशुमार लोगों ने राम मंदिर के लिए सदियों तक जदोजहद की है। सदियों तक जदोजहद की है। 16वीं सदी में बनाई जाने वाली ये बाबरी मस्जिद 1992 में शहीद की गई थी और आज का दिन जो मोदी ने कहा कि हम मंदिर का संगे बुनियाद रख रहे हैं, उस हकीकत का आगाज करता है कि ये मंदिर उसी अज़्म और कुर्बानी का मज़हर है। पता नहीं कौन से अज़्म और कुर्बानी की वो बात कर रहे थे। पाकिस्तान ने राम मंदिर का संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब की शदीद मुज़म्मत की है हर प्लेटफॉर्म पर, वो चाहे सोशल मीडिया है, वो चाहे रियासती सतह पर है। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज किया कि एक तारीखी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर नाम नेहाद इंडियन जमहूरियत के चेहरे पर ना सिर्फ एक दाग है बल्कि इंडिया के जो मजालिम हैं, इंडिया का जो अपनी अक़लियतों के साथ सलूक है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल दुनिया के सामने रख दी गई है। बिल्कुल। तो एक जानिब तो मोदी ने जो कहा वो भी आपने देखा कि उसके अंदर कोई शर्म नहीं है, कोई उसके अंदर ख्याल नहीं है कि वो कर क्या रहा है। लेकिन एक शख्स को आया ख्याल, एक शख्स ने किया अपने तमाम जो गुनाह किए थे उसने उसके कफ़ारा अदा करने के लिए कोशिश की। ये वो शख्स है जिसके बारे में आपको बताना चाहेंगे हम। इसका नाम था बलबीर सिंह, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आमिर बन चुका है, एक मुसलमान बन चुका है। ये वो शख्स है जिसने बाबरी मस्जिद पर जब वार किया तो पहला ये वो शख्स था, लेकिन आज इसने अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया। बिल्कुल, और रियलाइज़ कर लिया है और अब ये कहा है कि वो 100 मस्जिदें तामीर और 90 बन चुकी हैं, 90 बन चुकी हैं इसमें से। आप देखिए कि उसको अपनी गलती का ना सिर्फ एहसास हुआ बल्कि उसने इस चीज़ का अजाला करने के लिए मस्जिदों की तामीर भी शुरू कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भी कुछ शख्सियात भारत में थीं जिनको ख्याल आया, उन्होंने कहा कि वी फील सॉरी जो हुआ अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उन्होंने कहा हालांकि उनकी लोग पार्टी के लोग थे, लेकिन वो भारत बिल्कुल भी इस चीज़ की अक्कासी नहीं करता, ना सेकुलर रहा है, ना ही उसमें वो नज़र आता है कि आप अपने तमाम लोगों को रंग, नस्ल और मज़हब को बालातर रखते हुए साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा। अभी ईद पर देखें आप किस तरह से सलूक किया गया। और आपने वही कहा कि 22 करोड़ की अक़लियत कोई छोटी अक़लियत नहीं होती। और अगर हम अयोध्या की भी बात करें तो राम मंदिर और जो बाबरी मस्जिद का तनाज़ा है, ये भी कोई अभी शुरू नहीं हुआ था, एक सदी से ज्यादा पुराना था। लेकिन इसके ऊपर जो उनकी अदालत ने भी इंसाफ को बिल्कुल नफी करते हुए डिसीजन लिया कि बाबरी मस्जिद की जगह अब मंदिर बना दिया जाए। ये मकाम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी का बायस बन रहा है, तो फिर आप मुसलमानों को भी सपोर्ट कर सकते थे। एक तारीखी मस्जिद वहां पर मौजूद थी, आप उसके दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के हवाले से भी डिसीजन दे सकते थे। बिल्कुल। इसके साथ साथ मुझे ऐसे लगता है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मुसलमान के भारत जो कि सेकुलर बनता है, वो ये करेंगे कि आप इस जगह को आप मंदिर भी बना देते अगर आपको लगता है कि यहाँ पर वाकई जन्मभूमि थी, कोई प्रूफ थे आपके पास, लेकिन आपको मस्जिद की जगह इधर ही देनी चाहिए थी। एक पोर्शन आप दे देते, यहीं पर मस्जिद बनाओ। एक अलग से जगह दूर करके आपने कह दिया 5 एकड़ जमीन ले लो, यहाँ पर मस्जिद बना लो। बड़ा इंतहाई अफसोसनाक ये रवैया है सुप्रीम कोर्ट का, भारतीय गवर्नमेंट का, भारतीय लोगों का जो वहाँ पर हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी कल मैंने देखे हैं वहाँ पर ट्विटर पर, आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि बड़ा जुल्म है, गलत है, ये रवादारी का मुजाहरा नहीं है, भारत नहीं है जिसकी लोग सोचते थे भारत ऐसा होगा। बिल्कुल। और ये ना सिर्फ बाबरी मस्जिद के इस तनाज़े के ऊपर था, बल्कि कश्मीर चूंकि यौम इस्तिक़लाल मनाया जा रहा था, तो बहुत से इंडियंस, बहुत से वहाँ के स्कॉलर्स, वहाँ से के जर्नलिस्ट जो हैं, उनके ट्वीट्स आ रहे थे कि ये वो दिन था जब जन्नत टूट गई थी, ये वो इंडिया नहीं है जहाँ हम पैदा हुए थे। ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये उनके अल्फाज हैं जो इंडियंस हैं और अपनी ही गवर्नमेंट की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखिए 5 अगस्त की तारीख को ही दोहराया गया। ये नरेंद्र मोदी की सोच है, बार बार और चोट पहुंचाना, बार बार जुल्म करना। और सेम डेट 5 को पिछले साल क्या किया और 5 पे इस साल क्या किया। बिल्कुल, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से बात हमने की कि कल जम्मू कश्मीर में जो हुआ 5 अगस्त के हवाले से यौम इस्तिक़लाल पाकिस्तान में आया कि आज़ाद कश्मीर की कानून साज़ असम्बली में वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया। इसके साथ साथ जो राम मंदिर की तामीर शुरू कर दी गई, ये तमाम वो रिफ्लेक्शन है भारत के अंदर क्या हो रहा है, जिसके ऊपर भरपूर हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए, पूरी दुनिया को भी इस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और एंकर सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे हम जान लेते हैं वो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को। अस्सलाम वालेकुम सलीम साफ़ी साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, कल जो वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में खिताब किया, वो एक सिंबल की तरह भी था, बताना ज़रूरी था कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। फिर जो सरकारी जो नक्शा, पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान का लॉन्च किया गया, कैसे देखते हैं आप इस तमाम चीज़ को? कश्मीर के पीछे वज़ीर आज़म कहते हैं एक फ़लसफ़ा है, क्या फ़लसफ़ा है वो?
मेरे ख्याल में ये तो खैर एक अच्छा जस्सत था कि प्राइम मिनिस्टर कल गए आज़ाद कश्मीर की असम्बली में और वहाँ पे खिताब किया उन्होंने। लेकिन इससे और भी बेहतर होता कि साथ वो गिलगित बल्तिस्तान भी चले जाते, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को भी जम्मू और कश्मीर का हिस्सा ही समझा जाता है। लेकिन इस सबसे बेहतर यही था, होता काश अगर वो ऐसा कर सकते कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट हाउस के सामने शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इमरान खान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, सिराजुल हक साहब, असफंदियार वली खान साहब और बाकी जितनी भी पाकिस्तान की क़यादत है, अख्तर मेंगल से लेकर मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल तक, ये सब एक साथ खड़े होके हाथ में हाथ डालते और कश्मीरियों को और दुनिया को ये पैगाम देते कि कश्मीर के मसले पे पाकिस्तानी सारी कौम यक आवाज है। सावी साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हमें एक मैसेज देना चाहिए था, लेकिन एपीसी तो हो चुकी थी, एक दिन पहले ही वज़ारत ख़ारजा ने रखी, उसमें नून लीग पीपल्स पार्टी तमाम पार्टीज़ ने शिरकत की, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने शिरकत नहीं की थी। तो मैसेज तो एक चला गया था क्योंकि एपीसी में शिरकत हो गई थी, रिप्रेजेंटेशन तो आ चुकी थी। लेकिन एपीसी हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ अगर आपने देखा हो तो कल ही एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को, शायद खाकाना बासी को, उधर एहतसाब अदालत में तलब किया गया था। और ये जो कौम को तकसीम करने वाली और इंसाफ का मजाक उड़ाने वाली और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने वाली जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है और जिसके चेयरमैन सबसे ज़्यादा काबिल एहतसाब हैं इस वक्त, आपने देखा कि कल भी उन्होंने नैब की मीटिंग मुनाक़द की। तो जो चीज़ें कौम को तकसीम करने वाली हैं तो वो तो कल भी उसी तरह कंटिन्यू रही। फिर उससे सबसे बड़ी बात जो जिसकी तरफ कल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी मुतालबा किया कि देखिए कश्मीर बुनियादी तौर पर कश्मीरियों का है जी जी। और इसको लीड करना चाहिए, जो कुछ भी हो, जो भी लाएअमल हो, वो कश्मीरी क़यादत को आगे करके उनको बना देना चाहिए और पाकिस्तानी क़यादत को फिर उसको अमली शक्ल देनी चाहिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हो या वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हो या फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, उनको ये शिकायत रहती है। आप अगर देखें तो पिछले साल भी इसी दिन आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब के दौरान जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने यही मुतालबा किया था कि आप कश्मीरी क़यादत को आगे करें। वो लड़ रहे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, वो कुर्बानी दे रहे हैं, तो उनकी बात को ज़्यादा सुनी जाएगी। तो ड्राइविंग सीट पे तो फिर हम अली अमीन गंडापुर और शहरयार अफरीदी और साफी साहब इस हवाले से गवर्नमेंट जिस हद तक मुमकिन होता है कोशिशें भी करती है रियासती तौर पर, इदारों के तौर पर। हम कश्मीरियों के साथ तो खड़े हैं, चाहे अपोजिशन है चाहे गवर्नमेंट है, चाहे अपोजिशन का दौर था, पिछले अदवार की भी बात करें तो बहैसियत पाकिस्तानी हम सब के सब कश्मीरियों के साथ तो खड़े हैं। लेकिन जैसे अभी आपने जिक्र किया कि इंडिया के खिलाफ बेसिकली ये एक यकजहती है जो हम हमेशा शो करते हैं। 5 अगस्त ही वो दिन है जब आर्टिकल 370 को रिवोक करके कश्मीरियों पर इंसानी हकूक, उनके लीगल राइट्स को बंद कर दिया गया। अब मोदी सरकार का भयानक चेहरा देखिए कि 5 अगस्त को ही उन्होंने डिसाइड किया कि मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाए, उनके जज्बात को मजरूह किया जाए और बाबरी मस्जिद की जगह जो उन्होंने मंदिर का संगे बुनियाद रखा। किस कदर जुल्म है ये, ना सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बल्कि खास तौर पर इंडिया में मकीम उस 22 करोड़ मुसलमानों की कितनी दिल आज़ारी हुई होगी। क्या इंडिया को जरा ये ख्याल नहीं है, सेकुलर का नारा तो बहुत बुलंद करता है वो, लेकिन असल में तो वो फिर बहुत ही कंजर्वेटिव एक मुल्क बनता जा रहा है। देखिए, जहां तक मेरा अंदाजा है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए खुद मोदी और बीजेपी ही काफी है। ये हम जो बहुत क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज किया या भारतीय सरकार के मकरू चेहरे से पर्दा उठा दिया, मेरे ख्याल में ये सब कुछ जो कुछ किया है, एक खुद मोदी कर रहा है और दूसरा कश्मीरी कुर्बानी दे के कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि ये नरेंद्र मोदी ये वजीर आजम बनने से पहले तो ये अमेरिका और बाकी दुनिया में अपनी इस जुनूनियत और वहशत की वजह से ब्लैक लिस्टेड था और वो पहले से अपने जराइम मान चुका है दुनिया के सामने। उनकी पहचान, उनकी जुनूनियत थी, उनका मुसलमानों के खिलाफ और अकलियतों के खिलाफ इक़दामात थे।
फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भी उन्होंने अपने इन अज़ाइम को नहीं छुपाया। उन्होंने उससे पहले यही कहा था कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन के कश्मीर में ये जुल्म ढाएंगे। वो पहले वाज़े कर चुके थे कि वज़ीर-ए-आज़म बन के वो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर कराएंगे। और उनकी डठाई आप देख लीजिए कि कल जब 5 अगस्त के इक़दाम की वजह से पूरी दुनिया में उन पे लान तान हो रही थी, लेकिन वो इस कदर डटाई के साथ कि कल ही के दिन उन्होंने राम मंदिर की संगी बुनियाद रखना वो जरूरी समझा। हालांकि भारत अगर अपने आप को सेकुलर कहता है तो सेकुलर आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इससे पहले हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क के अंदर किसी मजहबी इबादत गाह की, किसी भी मजहब की उसकी बुनियाद नहीं रखी थी। तो ये जो दुनिया के अंदर खुद इंडिया के मकरू चेहरे से पर्दा उठाने के लिए मोदी, मैं समझता हूँ कि वो खुद काफी हैं। खुद काफी है। साफी साहब, आपने जो जिक्र किया है कि मोदी ने भारत को खुद लान तान की वजह बना दिया और पूरी दुनिया ने कर किया, तो आपको लगता है कि जो सिंगल आउट करने की पाकिस्तान को उसकी कोशिश थी वो तो अब नाकाम होती दिखाई दे रही है? भारत को उल्टा ये सब कुछ देखना खुद पड़ रहा है, पूरी दुनिया में जो इस तरह उजागर हो रहा है चेहरा। ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान ने भी अपना बेहतर किरदार अदा किया है भारत का ये चेहरा बताने में? इमरान खान साहब हों या हुकूमत हो या कोई भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हों वहाँ पर, कि बता सकें यूएन में दुनिया को कि भारत का ये चेहरा हकीकी क्या है? देखिए, अगर आपको याद हो तो साबिक डीजी ISPR ने एक बयान दिया था और जनरल आसिफ गफूर साहब ने कि भारत ने हमें खुद बाउंसर दे दिया है और अब उस पर हम चक्का लगा के रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान की हुकूमत उस बाउंसर पे एक रंज भी नहीं बना सकी। और रंज वो कैसे बना सकते हैं? आप देखिए कि आपने अली अमीन गंडापुर को उमरी कश्मीर का वजीर बना दिया है, जिनको आज तक ये पता नहीं है कि सियाचिन ग्लेशियर पे कब उन्होंने कब्जा किया था। जो कभी कहता है कि कुलभूषण यादव को तो हमने बाहर भिजवा दिया है, उनको पाकिस्तान के अंदर कोई संजीदा नहीं लेता, तो दुनिया में आप अगर उनको कश्मीरियों की नुमाइंदगी के लिए भेजेंगे तो उनको कैसे लोग संजीदा लेंगे? फिर दूसरा मजाक, उन्होंने शहरयार अफरीदी को कश्मीर कमेटी का सरबराह बना के कर दिया। उन्होंने जितनी झूठी कस्में खाई हैं, राना सनाउल्लाह का केस होता है, दाऊद का केस हो, तो पाकिस्तान के अंदर कोई उनकी बात को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है, तो दुनिया में उनकी बात को संजीदा कैसे? बिल्कुल सही। गवर्नमेंट को मजीद कुछ मजबूत पॉलिसीज बनानी होंगी, सीरियस एक्शंस लेना होंगे, तभी जो फ्रूटफुल नताइज हैं मिलेंगे। सलीम साफी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम मामले पर आपने गुफ्तगू की। लेकिन दूसरी तरफ अबू ज़रा करें तो एक तरफ तो ये नेशनल इशूज चल रहे हैं, विद इन कंट्री अगर बात करें तो एक इशू जो लॉकडाउन के दौरान भी बहुत ज़्यादा देखा गया और अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता हम बैक टू नॉर्मल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, वहीं पर तालीमी इदारे खासे कुछ नाराज भी नजर आ रहे हैं कि 15 सितंबर से खोलने की जो डेडलाइन दी गई। क्योंकि कल ये कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें डिसाइड हुआ कि 15 सितंबर डेट दे दी जाए और अब इसमें तमाम सूबे और उनके वज़रा और तमाम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक लोग हैं गवर्नमेंट की सतह पर, वो इस पे इत्तफाक कर चुके हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल मालिकान जो हैं वो इस पर अभी भी इत्तफा नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो जो बड़ी चेन्स हैं स्कूल की वो मुत्तफिक हैं गवर्नमेंट के डिसीजन से, जो बड़े नाम हैं वो मुत्तफिक हैं कि ठीक है हम 15 सितंबर से खोलेंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जो कि बहुत बड़ी तादाद है स्कूल्स की ऐसी। जी, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फेडरेशन काशिफ मिर्जा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि वो क्यों ऐलान कर रहे हैं 15 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का और उनके साथ कौन कौन से स्कूल्स हैं और इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ मिर्जा साहब। काशिफ साहब, जैसे कि जिक्र हुआ कल हुकूमत ने फैसला किया कि 15 सितंबर से स्कूल्स खोले जाएंगे, तमाम सूबे के जो वज़रा थे वो भी मौजूद थे और गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया। आप जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्कूल प्राइवेट एसोसिएशन के, फेडरेशन के, तो बताइएगा आपने 15 अगस्त का फैसला क्यों किया कि खोलने हैं स्कूल? गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं आप चल रहे इस मामले पर? देखिए, पहली बात तो इसमें ये मैं जरा वाज़ेह कर दूं कि ये सिर्फ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन या अकेले काशिफ मिर्जा का फैसला नहीं है। इस फेडरेशन के अंदर 300 प्लस जो एसोसिएशन शामिल है, जो पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों को, आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद सबको रिप्रेजेंट करती है। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ इस वक्त एसोसिएशन या फेडरेशन का इशू नहीं है, ये एक नेशनल इशू है, एजुकेशन का इशू है। और हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ ये स्कूल नहीं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हम देख रहे हैं हर चीज इन्होंने बंद की और तालीम से वाबस्ता सारी चीजें
से ये बंद करते चले गए हैं और मुसलसल हम विंटर एरिया में देखते हैं तो हमारा ऑलरेडी आपको पता है जो सेशन वहां पे चलता है तो वो दिसंबर से बंद है, जबकि बाकी मुल्क इन्होंने फेब से बंद किया। अब नतीजा ये है कि 6 से 8 माह हो चुके हैं, पूरा पाकिस्तान जो है तालीमी लॉकडाउन का शिकार है। और हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी सड़कों पे आए हैं और उन्होंने भी अपना तालीमी हक मांगा है। उन्होंने, हम भी समझते हैं, वो भी समझते हैं कि ऑनलाइन जो तालीम है ये एक प्रोजेक्ट है, एक ड्रामा है और किसी को भी जो है उसका फायदा नहीं ऐसा हुआ। सो एक मखसूस एलीट क्लासेस का भी आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के मुताबिक चलेंगे। वो हमारी वैसे भी कम्युनिटी का महज 1% है और शायद उनका वो इशू भी नहीं है। जो बाकी जो स्कूल्स हैं मेनली जो हमारे 98% बाकी स्कूल हैं। अच्छा, इसमें फिर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है पेरेंट्स में गैलप सर्वे के मुताबिक 74% जो है पेरेंट्स, अब ये उनकी भी आवाज है, ये 2 माह कबल की है। अब 2 माह के बाद ऑब्वियसली इसमें बहुत इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट को हमने ये अब गुजारिश नहीं की गवर्नमेंट से, मतलब स्कूल खोलने की तो बात अब हमने की ना कि हम 15 अगस्त से इंशाल्लाह खुलेंगे। इससे पहले तो वो मुतालबात ही करते रहे। इन्होंने कहा 5 अप्रैल को खोलेंगे, हमने ओके कहा, फिर इन्होंने मई का, फिर जून का, जुलाई का, अगस्त का, फिर 1 अगस्त के बाद 15 अगस्त, 15 के बाद 1 सितंबर, उसके बाद 15 सितंबर। तो क्या ये इनकी औलादों को तो तालीम मिलती है? अमीर लोग हैं, जो एलीट लोग हैं, अभी हमारे गुजरा मशीन है, इनके तो घरों में ट्यूटर भी बच्चों को मिल रहा है। मेरा 7.5 करोड़ जो बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट ने अब फाइनली डिसाइड तो कर दिया है और कल की मीटिंग के बाद तो डेट भी दे दी है कि 15 सितंबर को स्कूल्स खुलेंगे। तो जहां इतना अरसा इंतजार किया, 1 महीना और भी इंतजार किया जा सकता है ताकि कोरोना सिनेरियो क्लियर हो जाए। तालीम बेशक बहुत जरूरी है लेकिन हेल्थ और जान से आगे तो नहीं है। और छोटे छोटे मासूम बच्चे, हमने ये भी देखा कि इन 5-6 महीनों में बहुत से स्कूल स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर गए स्कूल से कि हम नहीं जाएंगे, वो फीस अफोर्डेबिलिटी का इशू था। लेकिन अब पेरेंट्स ये भी कंसर्न है कि बच्चों की हेल्थ अगर स्टेक पर जाएगी तो हम बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे। एक बात तो ये कि पेरेंट्स ही का सबसे बड़ा मुतालबा है इस वक्त। अगर 2 माह कबल 74% पेरेंट कह रहे हैं तो यकीनन वो 90% प्लस है। लेकिन मैं यहाँ पे जरा ये वजाहत कर दूं कि जो अभी जो गुजरा कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी इफ एंड बट के साथ। अभी आप उनकी स्टेटमेंट देखें, अगर हालात बेहतर हुए तो फिर हम ये सोचेंगे और करेंगे हालात कैसे इनको बेहतर चाहिए। खुद ही इनका अपना डाटा कह रहा है कि 7% के ऊपर इस वक्त जो कोरोना केसेस हैं वो डिक्लाइन करके जस्ट 7% पे है। हमने इनको ये कहा है कि आप वो एरियाज जो कि आप फेज वाइज खोलें, वो एरियाज फॉर एग्जाम्पल आपके गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान के मेनली एरिया है, फिर आपका एजेंट है, ये क्लियर एरिया है, यहाँ आप खोल दें। आपको सिंध और लगता है पंजाब के अंदर अगर कुछ मौजूद है आप थोड़े से केसेस, तो उन एरियाज को आप पॉइंट आउट करें, हम आपके साथ ताउन करेंगे, उसको नहीं हम खोलेंगे। हमने इनको एसओपी। ठीक है काशी साहब, ये बात आपके पॉइंट आ गया कि आपने कहा कि हम लोग गवर्नमेंट का इसमें कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं। एक और मामला है जो कि आपसे पूछना है कि एसओपी जो तहत स्कूल खोलने की बात की जा रही है, आपने कहा कि ऑब्वियसली 95 से ज़्यादा % स्कूल जो हैं उनके इतने मामला नहीं होते, तो कैसे वो मेक श्योर करेंगे एसओपी फॉलो हो, वहाँ पर सैनिटाइजर्स, मास्क, सोशल डिस्टेंस जो है जो कहा गया है वो सब मेंटेन हो जाएगा? वो आपने चेक किया है कि ये पॉसिबल है या अभी नहीं? देखिए, हमने इनको अप्रैल के एसओपीज बना के दे दिए हैं जो कि WHO और यूनिसेफ यूनेस्को के मुताबिक। इसमें हमने इनको कैटेगोरिकली ये कहा है कि एक तो आप फेज वाइज खोलें, 9-10 का जो है वो फेज पहले खोलें जहां को प्रॉब्लम, बाकी जो एरिया मैंने बताया उसके अब स्कूल के अंदर हम क्या करेंगे। हमने इनको कहा कि हम 2 शिफ्ट में स्कूल करेंगे, मॉर्निंग इवनिंग। फिर हमने इनको मजीद स्प्लिट किया है कि हम जो जूनियर सेक्शन है 3 दिन बुलाएंगे, 3 दिन सीनियर सेक्शन। तो अगर वही स्ट्रेंथ 4 हिस्सों में डिवाइड हो रही है तो ऑब्वियसली ये एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी। अच्छा, फिर हमने इनको ये कहा सैनिटाइजर और बाकी चीजें हम अपने इन हाउस जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। वो बच्चे जो कि डिजर्विंग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते मास्क, उनको मास्क भी हम प्रोवाइड करेंगे। और ऑब्वियसली ये फिर एक पहला हफ्ता 10 दिन हमने पेरेंट को, टीचर को बुलाना है, बच्चों को नहीं बुलाना है, जिसमें उनको एजुकेट करना है कि एसओपीज का इस्तेमाल कैसे आपने करना है। तो ऑब्वियसली हमारी बिल है, हम गवर्नमेंट से कोऑपरेशन भी चाहते हैं, बिल भी है, कोऑपरेशन भी चाहते हैं। जाते जाते काशिफ साहब ये कहिएगा कि गवर्नमेंट तो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि जो वो डेडलाइन दे रही है उसी के ऊपर स्कूल्स खुलें। अब आपने ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त को खुलेगा, रेजिस्टेंस भी होगी। गवर्नमेंट के एहलकार, अगर इंतजामिया के एहलकार आते हैं और स्कूल सील करना शुरू कर देते हैं या मना करते हैं, उस पर फिर क्या प्लानिंग है, क्या लाइहा अमल है आपका, क्या करेंगे आप लोग?
पहली तो बात ये चीज मैंने उसके कि आज भी हम ये चाहते हैं, हम इनफैक्ट मिनिस्टर से भी हम मिले हैं, हम गवर्नर साहबान से मिले हैं, मुख्तलिफ सीएम से मुलाकातें हुई हैं हमने। आज भी हमारी और 14 अगस्त तक की हमारी यही कोशिश इंशाल्लाह होगी कि गवर्नमेंट खुद इसको खोले, अनाउंस करे, हम 10 बजे से इंतजार करेंगे। अदरवाइज 15 को इंशाल्लाह स्कूल मुल्क भर में खुलेंगे और अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर हमें गिरफ्तार करना चाहे तो इंशाल्लाह हथकड़ियों के लिए भी तैयार है। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि वो हमारे ऊपर लाठियां बरसाए तो इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, उस्ताद काबिले एहतराम होते हैं, चाहे वो स्कूल मालिकान हो, वो टीचर्स हो। यहाँ नहीं है, मैं ये अर्ज कर दूं, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा तालीम को 72-73 सालों में सोचा गया, लेकिन आज हमने ये डिसाइड कर लिया कि 7.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल आपने डिसाइड किया है कि आप स्कूल खोलेंगे। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट इस पर नजरसानी करे और मिल बैठकर फैसला कर ले। काशिफ मिर्जा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बताया तमाम सूरत हाल और सिचुएशन जो है इस वक्त सामने आ रही है। कह रहा है कि ये 15 अगस्त को खोलना चाह रहे हैं मोस्टली स्कूल, और अब उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट जल्दी डिसाइड कर लेगी 15 सितंबर से। पहले का चांस है तो हो जाए, अगर कुछ हो सके तो देखते हैं कि वो कुछ पहले कुछ डिसाइड कर सकती है या नहीं। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड, एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अबू ज़र, उम्र बढ़ना ना बहुत से लोगों के लिए तशवीश का बायस होता है। आपके रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाएं या आप थोड़े से एजेड लगना शुरू हो जाएं तो बड़ी परेशानी का बायस बनता है। बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो चाइनीज़ बड़े समझदार हैं इस मामले में। उन्होंने कहा कि हम लोगों की जो साइकी है उसके साथ थोड़ा प्ले करके सुकून फराहम करें। लोगों को ये आसानी रहे कि अगर वो बूढ़े भी हो जाएं तो ग्रेसफुल लगें, फिर भी जवान लगें, और अगर 70 साल का कोई शख्स है तो वो भी 25 से 30 साल का लग सकता है, लेकिन सिर्फ उस एप्लीकेशन तक, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। ये एक एप्लीकेशन मौजूद है जो आप फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका नाम तो पहले बताएं क्या है। नाम पता नहीं क्या है, चाइनीज नाम है। अब मैं तो नालायक सी हूँ कि चाइनीज मुझे आती नहीं है। नहीं, स्क्रीन पे चल रहा है, लोग पढ़ लेंगे जिनको चाइनीज आती है। एनीवेज, ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है जो मैं कल सर्च करी थी। अबू ज़र काफी परेशान थे, मैंने सोचा कि मैं वो डाउनलोड करूँ। और अबू ज़र, ये वो एप्लीकेशन है, ये आप रख लें अपने लिए, और जब भी आपने अपने आप को तसल्ली देनी हो ना कि मैं इकट्ठी 20 साल बाद इसको यूज कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी हमें जरूरत ये आप फुटेज के अंदर ना रिजल्ट देख सकते हैं। अच्छा, आप देखें, बुजुर्ग हैं, 70 प्लस लग रहे हैं, जवान हो रहे हैं और एकदम से जवान। अच्छा, आपने ये चीज़ देखी है कि जब वो आप वापस आ रहे हो जवानी की तरफ आ रहे थे तो उनकी जो एक्साइटमेंट है, जो चेहरे पे खुशी है, वो कितनी ज़बरदस्त है। मतलब अभी आप देखिएगा इस शख्स का जो रिस्पॉन्स होगा जब ये देखिए, ये आंखें खुल गई कि ये क्या हो। अच्छा, खातून भी आ गई हैं। अच्छा, ये तो वैसे भी मेकअप उतारते तो जवान या बूढ़ी का क्या फर्क पता लगता है? कुछ है आइडिया इस तरह नहीं, की हम बातें? तो वी आर फॉरएवर जवान, इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादातर आप देखें कि जो मर्द हजरात हैं जब वो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, एक्साइटेड और खुश ज्यादा वही हो रहे हैं। सब कुछ चेहरा तो सामने मर्दों का नजर आता है ना, और खवातीन के पास तो एक होता है बहुत बड़ा मार्जिन। चले कोई नहीं, आप ऐसी शील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वी डोंट माइंड दैट एट ऑल, आर फॉर फन। और अब हम आई थिंक ये फन करते रहना चाहिए, जिंदगी बहुत छोटी सी है। अच्छे आइडियाज हैं, ऐसी एप्लीकेशंस का फायदा उठाएं, थोड़ा सा खुश हो जाएं थोड़ी देर के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मामलात कुछ ज़िंदगी में हमें देखते हैं ऐसे हैं जो कि रूटीन मैटर में वो नहीं होते हैं, और ऐसा एक मामला देखने में आया जब नेहा अली के वकील जो पेश हुए। नेहा अली कौन है ये भी आपको बताते हैं। नेहा अली एक खातून है जिसने एक शादी की अली आकाश नामी शख्स से, जो कि अब एलिजिडली ये बताया जा रहा है कि वो एक मर्द नहीं है बल्कि आसमा बीबी उसका नाम है, और वो एक खातून है, और उन्होंने गलत बयानी से शादी की, निकाह किया, और अब ये मामला अदालत में पहुँच चुका है, क्योंकि ना ही मेडिकली ये प्रूफ हो चुका है, ना रिपोर्ट आ चुकी है, और ना ही अली आकाश नामी जो शख्स है वो अदालत में मौजूद होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा। बिल्कुल, आसमा बीबी जिसके बारे में बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर एक लड़के के तौर पर मौजूद है, और अपेरेंटली ये कहा जा रहा है, जो स्टोरी सामने आई कि इसने अपनी जिन्स तब्दील की और फिर नेहा से शादी की। शादी का मामला मशकूक है, लेकिन जो नेहा, जो लड़की है, जो दुल्हन है, उसके वालिद ने मुकदमा दायर कर दिया, और फिर जब तलाक के पेपर्स आए तो अदालत ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि अभी तो शादी का मामला ही क्लियर नहीं हुआ, तो तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल जी, इस तमाम वाक़े की तफसीलात भी जानेंगे और इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ लॉयर मौजूद हैं जो इस शादी में दुल्हन के वालिद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि नेहा अली के वकील हैं। वो हमारे साथ मौजूद है राजा हसीब सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब।
वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरिद सा केस है ये। आप कुछ जरा बैकग्राउंड बताइएगा इस स्टोरी का। कैसे आपको अप्रोच किया गया, आप तक क्या फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई, थोड़ा सा बताइएगा। मैडम, इसमें हुआ ये था कि एक आसमा नामी खातून थी जो कि टेक्सला में किसी स्कूल में टीचिंग करती थी और गुज़श्ता कुछ 3 साल से वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही। और नेहा नामी जो एक 16 इयर्स लड़की थी जो कि उसकी स्टूडेंट थी, और इन दोनों ने आपस में शादी कर। इसका बैकग्राउंड सीन ये था कि आसमा नामी लड़की जो थी, इसने 2019 में इसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे उसमें सारे इसकी मैट्रिक की, एफएससी की, बीए के और एमएससी के जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, इसमें सारों में इसका नाम जो है वो आसमा बीबी के नाम से। 2019 में सडनली इसने अपना एक जेंडर चेंज किया और एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की नादरा की तरफ कि जी मेरा जेंडर चेंज हो गया है और मेरा आईडी कार्ड आसमा बीबी के बजाय अब अली आकाश के नाम से इशू किया जाए। तो नादरा ने विद इन 7 डेज की एप्लीकेशन को कोई प्रोसीडिंग नहीं की उसके ऊपर और उसका नाम चेंज कर दिया आसमा बीबी विदाउट एनी मेडिकल रिपोर्ट, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी किसी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बगैर, किसी भी प्रोसीडिंग के बगैर। हालांकि मेडिकल बोर्ड मस्ट होता है, फिर उसके बाद नादरा का अपना एक बोर्ड बैठता है जी, जो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और इसमें टाइम तकरीबन 2-3 महीने लग जाते हैं। लेकिन ये नादरा ने विद इन 7 डेज 2019 में इन्होंने चेंज कर दिया। फिर 26 फरवरी को इसने कोर्ट मैरिज की है नेहा अली से, जो इसकी स्टूडेंट थी। ठीक है। 2019 और शादी करने के बाद 2020 में इस साल शादी करने के बाद इसने जी 26 फरवरी 2020 में इसने शादी की और शादी करने के बाद इसने नेहा अली को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ दिया। फिर इसने एक पिटीशन फाइल की हेबियस की सेशन जज टेक्सला के पास और वो इसकी फेवर में हुई और उन्होंने ऑर्डर फरमाया कि ये सुई जुरस है, मैच्योर है और इसने शादी कर ली है और उन्होंने नेहा अली को इसके हवाले कर दिया। ठीक है। ये 30 जून 2019 को ये ऑर्डर हुआ और उसके बाद नेहा के जो पेरेंट्स थे वो बड़े परेशान थे कि ये एक लड़की है जिसका नाम आसमा भी है और ये इतने अब बेसिकली आप लड़की के पेरेंट्स की दरखास्त पर अब आपने ये तमाम मामला उठाया और अब कोर्ट में ये मामला आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि जो अली आकाश है जो कि आसमा बीबी है असल में वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, ना ही उन्होंने कोई मेडिकल जमा कराया है। तो पुलिस को अब अहकाम दिए गए हैं कि इनको लेकर आएँ और फिर इनसे पूछा जाएगा। अब ये मामला आखिर यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन इसके पीछे और भी जो किरदार आपने बताए, नादरा, बोर्ड, तमाम लोग, वो भी तो जिम्मेदार, उन्हें भी बुलाना चाहिए। वो भी आएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी प्रोसीडिंग होगी। पहले तो ये डिटरमिन हो जाए, जब ये पहली हियरिंग हुई थी, ये सो कॉल्ड जो आकाश अली था, आसमा बीबी, ये कोर्ट में पेश हुई अलॉन्ग विद नेहा और इसने स्टेटमेंट दी थी कोर्ट में कि जी मेरा मेडिकल बोर्ड करवाया जाए और मैं लड़का हूँ और मेरा जेंडर चेंज हो गया। उसके बाद ऑर्डर हुआ कि जनाब आप अपना मेडिकल बोर्ड बन गया DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी में जी। उसके बाद ये कोई 4-5 डेट से ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश नहीं हो रहे और मेडिकल बोर्ड के सामने भी पेश नहीं हुए। अच्छा ये कहिएगा, अभी जैसे आप पूरी स्टोरी बता रहे थे, मेरे बहुत से सवाल हैं बैकग्राउंड से रिलेटेड। आपने कहा कि ये टीचर थी नेहा के स्कूल में और तब ये खातून थी, तो दैट मीन्स कि उस लड़की को पता था कि इसने जिन्स तब्दील कराई है, पहले ये लड़की थी अब ये लड़का हो गया, तो उस नेहा जो दुल्हन है उसको सारी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन क्या वालिदैन की मर्जी के खिलाफ ही शादी हुई थी? जब शादी हो रही थी तब लड़की के वालिदैन को नहीं पता था कि ये कन्वर्ट हुआ है, लड़का बना है, या इसमें कुछ अबहाम मौजूद हैं या कुछ सस्पिशियस हो रहा है, तब नहीं पता था पेरेंट्स को? नहीं, पेरेंट्स को तो पता तब चला ना जब इसने 491 की पिटीशन फाइल की सेशन जज के पास। लड़की ने शादी कर ली 26 फरवरी 2020 को शादी कर ली, माँ बाप की मर्जी के बगैर, नहीं पता था, फिर मर्जी के बगैर शादी। ठीक है।
लेकिन लड़की को पता था कि ये कन्वर्ट हुआ है, लड़का बना है, पहले ये लड़की थी। अब आई डोंट नो, ये देखें उस 30 जून से ऑनवर्ड लड़की तो पेरेंट्स के पास नहीं है, वो है भी माइनर है, 16 ईयर उसकी एज है, और ये बीइंग ए टीचर उसको पढ़ाती भी थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, और उसके बाद शादी होगी। ये लड़की जो आप बता रहे हैं नेहा अली, इसकी उम्र आपने बताया कि 16 साल है, तो फिर तो मेरे ख्याल में जो हमारी कानूनी एज है वो भी नहीं पूरी होती, तो कोर्ट मैरिज कैसे हो गया? ये भी कुछ है नहीं ऐसी बात कि कोर्ट मैरिज के लिए भी कानूनी एज जरूरी होती? उसमें एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं सुई जुरस। सुई जुरस मीन होता है कि लड़की मैच्योर है, अपना अच्छा बुरा समझती है, और शी कैन गो एनीवेयर। लेकिन मिनिमम एज भी तो है ना शादी की, क्या ये उस पर पूरा उतर रही थी? ये तो फिर सवालात अभी आएंगे ना, अभी तो ये डिटरमिन होना है कोर्ट में कि वेदर शी इज ए गर्ल और ए बॉय और ए मैन, बिल्कुल तो भी डिटरमिन होगा। अच्छा ये कहिएगा जो हमारी पिटीशन भी नहीं, मैं नेहा अली के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था, नेहा अली के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था, वो भी तो लड़की है ना, उसकी भी तो मिनिमम एज होती है, आप जिसके वकील हैं। होती तो है 18 ईयर्स होती है, 18 ईयर्स होती है, लेकिन शरई तौर पर आप कर सकते हैं, इस तरह की दो राय मौजूद है। अब ये कहिएगा अब लॉयर साहब कि ये जो दुल्हन है इसमें इस वक्त वो कहाँ है? क्या वो अपने माँ बाप के पास मौजूद है? और अब चूंकि अदालत ने कह दिया कि उसे पेश किया जाए, तो मेडिकल कैसे कराया जाएगा, जिन्स की तशखीस का मामला कैसे सॉर्ट आउट होगा, और ये आसमा बीबी के घर वाले किधर हैं? देखिए उनका तो वेयर अबाउट कोई पता नहीं है, क्योंकि कल वो जो रिपोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश की गई थी उसमें बताया गया था कि जो अली आकाश सो कॉल्ड है उसके घर में ताला लगा हुआ है और वो घर में मौजूद नहीं। लेकिन उनके लॉयर पेश हुए, उन्होंने कहा कि जी ये लाहौर में किसी एनजीओ के पास हैं, मौजूद हैं। अच्छा, अब देख कोर्ट ने बड़ा सख्त ऑर्डर कल फरमाया, उसने उन्होंने कहा कि जी आप बाय ऑल मीन्स आप अदालत में आए और फेस करें मेडिकल बोर्ड को, ताकि डिटरमिन हो सकें चीजें कि जी आप अगर लड़की हैं तो लड़की और लड़की की शादी तो पाकिस्तान में क्या मुस्लिम कम्युनिटी में हमारे तो अच्छा नहीं समझा जाता। बिल्कुल अच्छा नहीं क्या, ये तो अलाउड ही नहीं है, कानून ही नहीं है, ऐसा अच्छा समझना तो बात की बात है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई कानून नहीं है। कल बड़े सख्त बरहमी का इजहार किया ऑनरेबल हाई कोर्ट के वर्ड इस्तेमाल किया कि आप हमारे मुआशरे को एनजीओ वाले के डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसने अपनी जिन्स तब्दील की है, आसमा बीबी ने जिन्स तब्दील करके मेडिकली अब वो अली आकाश बन गए हैं, तब फिर इस निकाह की और शादी की हैसियत क्या रहेगी? हमारा कानून क्या इस चीज की इजाजत देता है? देखिए वो तो अभी डिटरमिन होना है, अभी तो कोर्ट में पेंडिंग है कि हमारी पिटीशन भी यही थी कि ये जो शादी इन्होंने की है ये इलीगल है, लड़की का निकाह नहीं हो सकता, उसी हवाले से हम हाई कोर्ट में गए हुए। सही। आप राजा साहब ये भी बताइएगा कि इस नवीयत की कभी कोई पहले मिसाल आपकी नज़र से गुजरी हो जिसकी आपने यहाँ पर मिसाल देनी हो, जब कोर्ट में पेश होते हैं कि ऐसे कभी हुआ नहीं है या पॉसिबिलिटी नहीं है, और कोई इस तरह से रेफरेंस वगैरह कुछ दिया आपने? नहीं, ऐसा कोई अभी कोई रिपोर्टेड जजमेंट्स नहीं है हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी कोई रिपोर्टेड जजमेंट्स नहीं है जिसमें सेम जेंडर के लोगों ने शादी की हो या कराई हो, ऐसी कोई अभी रिपोर्टेड जजमेंट नहीं। बिल्कुल सही, रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है। वेल लेट्स सी कि इस केस में आगे प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, क्या आसमा बीबी जो अब लड़का बन चुका है अदालत में पेश होता है या नहीं, और जो इस पूरी शादी में दुल्हन है नेहा अली, उसके वालिदैन क्या स्टांस ऑप्ट करते हैं और अदालत क्या फैसला देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वेल थैंक यू सो मच राजा हसीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, ये केस एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं जब अब सर इस पर बात कर रही थी ना तो मैं खुद भी एकदम से कंफ्यूज हो गई, क्योंकि दोनों ही लड़कियां हैं, अनटिल प्रूवन अ बॉय, ये बड़ा एक कंफ्यूज्ड मामला है। बट लेट्स सी कि अगर वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता तो फिर सजा क्या होती तो है? सजा मिलनी चाहिए, निकाह तो इनवैलिड हो और फिर उनको भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इसको इनके मैरिज को रजिस्टर किया, जिन्होंने पूरी सहूलतकारी की, क्योंकि ये तमाम मामला एक दूसरे से मिलकर सपोर्ट करके होते हैं, एक बंदे को शख्स को सजा नहीं देनी चाहिए। मैं तो अभी तक हैरान हूं, नादरा ने कैसे आईडी कार्ड बना दिया विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, बोर्ड नहीं बना। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ई स्पोर्ट्स अब दुनिया में एक बिजनेस बनता जा रहा है, और अब सर पहले जो बचपन में मारे पड़ा करती थी ना, बचपन में अम्मी अबू पकड़ के लाते थे बच्चों को, जो टोकन वाली गेमें खेलने जाते थे, टोकन डाल के गेम खेल रहे हैं, पूरा गेम सेंटर बना होता था। मुझे याद है मेरे भाई को बहुत मार पड़ी है। मैं कभी नहीं गया तो मैं घर पे गेम्स वगैरह खेलता था, घर पे खेल लेते थे या बाहर जाकर लड़के खेल लेते थे। वो अब जो है प्रोफेशन
अब तो इसको ई स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के तौर पर लोग लेके आ रहे हैं और बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे, और मैं तो हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि हर जगह पर ही माशाल्लाह नाम बना रहे हैं। बिल्कुल, हर जगह ही अपना नाम बना रहे हैं। और आपको बताएं कि 2019 में भी अगर हम जिस पर्टिकुलर गेम की बात कर रहे हैं टेकन, उसमें भी एक पाकिस्तानी प्लेयर सामने आए थे अरसलान अर्श के नाम से, और उन्होंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती। और अब आप देखें कि इतने नाम सामने आ रहे हैं क्योंकि एक प्लेटफॉर्म बन गया, एक ट्रैक बन गया, और एक ऐसे प्लेयर जो आप पाकिस्तान के टॉप प्लेयर हैं टेकन के अंदर, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक चैंपियनशिप जीती है जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स का आपस में ही कंपटीशन हुआ था फॉर द टॉप रैंक, और उनका नाम है जी हीरा मलिक। और बड़े ज़बरदस्त तरीके से 11 आवर्स लॉन्ग गेम खेल के उन्होंने ये टाइटल अपने हीरा मलिक उनका गेमिंग नाम है, वैसे उनका नाम है अब्दुल रहमान, जिनकी उम्र है 23 साल, और उन्होंने इस दफ़ा हराया है अरसलान ऐश को, जो कि लास्ट ईयर के चैंपियन थे। इस दफ़ा वो फाइनल में उन्होंने अरसलान को हरा दिया। तो अब्दुल रहमान उर्फ हीरा मलिक से आपकी हम मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम हीरा, कैसे हैं आप? मुबारक हो पहले तो आपको, ज़बरदस्त इवेंट जीता आपने। आप तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और हम भी बड़े खुश हैं जी, क्योंकि जब भी कोई ऐसे नाम सामने आते हैं तो फिर इंटरनेशनली जब परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। तो बाकी इवेंट्स पाकिस्तान में होते रहते हैं, तो ये जो इवेंट्स मैंने खेला ना, ये पाकिस्तान टॉप प्लेयर का था। वैसे जो होते हैं ना वो होते हैं दूसरे इवेंट्स, उसमें छोटे प्लेयर भी होते हैं, बड़े प्लेयर भी होते हैं, मिक्स होते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज के भी होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं सारे, गुजरावाला, फैसलाबाद, इधर उधर से आते रहते हैं प्लेयर। नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो ये जो इवेंट हुआ है ना, ये बाहर की कंपनी थी, फेट ई स्पोर्ट, अच्छा जी, इंटरनेशनल, उन्होंने ये करवाया था। ठीक है। तो बेसिकली आपने उनके ये कंपनी ने करवाया और फिर आपने रिप्रेजेंट किया अपने अच्छा ये जरा थोड़ा बताएं हैं, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है ये टेकन थोड़ा सा होता क्या है, किस तरह से आप लोग इस इवेंट में जाते हैं, और आपका कोई नाम भी है स्टीव फॉक्स, ये मेरे ख्याल है आप के जो रेसलर हैं, प्लेयर है जिसकी वजह से खेलते हैं। तो ये सर बताएं हमारे नाज़रीन को क्या होता क्या है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात है बड़ी, आप इतना बड़ा इवेंट जीत के आए हैं। असल में ये जब मैच होता है ना, इवेंट होता है, तो इसमें हम जब जाते हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें 2 कॉइन मिलते हैं सबको। तो उसमें आप जब जीतते हो तो उसमें आप आगे चले जाते हो। तो इसी तरह ही आपको 3 से 4 मैच जीतने पड़ते हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। तो अगर आप किसी से हारते नहीं हैं तो आपके पास 2 चांस ही रहते हैं। अगर आप लूज़र में चले जाते हैं, वहाँ से फिर आपको जीतना पड़ता है, फिर लूज़र से आगे आना पड़ता है। तो लूज़र में फिर जो विनर फाइनल में होता है ना, उसको 2 दफ़ा हराना पड़ता है इसमें। अच्छा। तो अगर आप उनको 2 दफ़ा हरा देते हो तो फिर इवेंट आप जीत जाते। अच्छा, मुझे बताओ कि आप कब से खेल रहे हो ये गेम? टेकन बड़ी पुरानी गेम है, लेकिन अब चूँकि प्रोफेशनल रूप भी धार चुकी है, तो कब से खेल रहे हो आप? मुझे तकरीबन 8 से 9 साल हो गए। 8 से 9 साल। तो बचपन में कभी मार पड़ी थी गेम में? बहुत मार पड़ी थी। अच्छा, लेकिन अब तो पेरेंट्स खुश होते होंगे कि अब नाम बना रहे हैं, करते हैं। कैसे समझाया उनको कि मैं पैसे कमाऊंगा इससे, ये मेरा प्रोफेशन है? असल में सबको ही पड़ती है मार, क्योंकि जब आप गेम में लग जाते हो ना, वो जैसी भी गेम हो ना, तो घर वाले बुरे ही समझते हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, तो गेम ना खेलो। तो पहले तो मार पड़ती थी, अब मैंने अच्छा खेलना शुरू किया है, इंटरनेशनल भी मैंने खेला है, जीता है, और इंटरनेशनल प्लेयरों को भी मैंने बीट किया है। अच्छा। तो अब वो खुश होते हैं काफ़ी, तो और सपोर्ट करते हैं। तो माशाल्लाह नाम बना रहे, पैसे भी कमा रहे हैं, प्राइज मनी भी आ रही है। ये बताइए ना थोड़ा सा, आपने इंटरनेशनल का जिक्र किया, वो कौन कौन से इवेंट कहाँ पर जीते, क्या हुआ? मैंने अभी तक 2 खेले इंटरनेशनल। एक मैंने दुबई में खेला था। अच्छा। रॉक्सन रोल नाम है उसका। तो दूसरा मैंने खेला था बैंकॉक में। अच्छा। उसमें मैं टॉप 8 में आया था। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये कैसे पता लगा आपको कि ये प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है, मुझे प्रोफेशनली खेलना है, मुझे अप्लाई करना है? असल में जब मैंने गेम शुरू की थी ना, तो मैं खेलता था शौक के लिए। अच्छा। मुझे नहीं पता होता था कि इसमें आगे कोई फ्यूचर है। हाँ। तो तब था भी नहीं इतना ऑब्वियसली तभी आया। हाँ, तब कोई स्पॉन्सर ना कभी सुना था, ना कोई किसी को सपोर्ट करता था, हमें नहीं पता था। तो ये फिर अब अचानक से ही, यानी कि स्पॉन्सर वगैरह। पहला चांस कैसे मिला था उन प्लेयर्स के लिए जो खेलते हैं मुख्तलिफ गेम्स, वो सुनना चाहते हैं? जापान से प्लेयर आया था पाकिस्तान में, यहाँ पे डिफेंस में। तो यहाँ के जो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर थे ना, जैसे कि मैंने ये इवेंट जीता है, यही वाले प्लेयर थे उसमें भी। अच्छा। तो उनको मौका दिया था कि इसके साथ खेलो, जो इसको बीट करेगा ना, उसके लिए आगे चांस है स्पॉन्सर का। अच्छा। तो फिर आप गए वहाँ पर? मैं गया, मैंने उससे बीट किया। अच्छा। सबसे यानी कि अच्छा जो मैचअप रहा, मैं उससे ज़्यादा
अच्छा मैच जीता। ठीक है। तो इस तरह फिर इंटरनेशनल कंपनी थी ऑस्ट्रेलिया की, तो उन्होंने मेरे से रब्ता किया था, उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया, ज़बरदस्त। उन्होंने फिर मुझे स्पॉन्सर किया, तो इस तरह मैंने इंटरनेशनल खेला। तो ये कहाँ से रब्ता कैसे करते हैं? ऑनलाइन या फ़ोन आता है आपको, फिर आप खुद ये ट्विटर पे कर लेते हैं रब्ता। अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। हाँ, अगर मेरे से नहीं भी कर सकते तो अरसलान से कर लेंगे, किसी और से कर लेंगे, वो मेरा करवा देगा, इसी तरह। ठीक है, मतलब आपस में एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं। अच्छा, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछने लगी। पिछले दिनों एक गेम को बैन कर दिया गया था सिर्फ इस वजह से कि उसमें बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था। मैं पबजी की बात कर रही हूँ, जो कि अब अनबैन हो गई है, बट उस पर बड़ा एक इशू भी बना था कि आपकी अपनी पर्सनालिटी में वायलेंस आ जाता है। आपके साथ तो नहीं होता? टेकन खेलते खेलते गुजरते गुजरते किसी को मुक्का मार दिया, किसी को टांग मार दी, वो किक मारने की कोशिश की। आपकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ तो नहीं? हमारे टेकन में तो ऐसा कभी हुआ नहीं और ना कभी होगा इंशाल्लाह। और पबजी मैं खेलता नहीं हूँ। नहीं, अब आप इसमें आप फूल तो नहीं पेश करते ना, इसके अंदर नहीं, इसमें आप फूल तो नहीं पेश करते ना, मारते ही हैं, किक्स भी मारते हैं और मुक्के भी मारते हैं, तो फिर कॉम्बो शाम्बो लगाते हैं रूटीन में। किसी को ऐसे कभी नहीं हो? नहीं, ऐसे कभी नहीं हो। और कभी आपको एहसास, मतलब गेमिंग जो है वो आपके ज़हन पे असर नहीं करती? अगर किसी को गुस्सा हो भी ना तो होता है, किसी ना किसी को गुस्सा आ जाता है आर्थिक तौर पर। अच्छा, आगे क्या प्लान्स हैं, जरा क्विकली बताइएगा कि क्या प्लान्स रखे हैं आगे? यही फॉलो करना है इसी को? जी, अब मैं इसी में इंशाल्लाह आगे जाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। तो अब मैंने अच्छा खेलना स्टार्ट किया, अब मुझे थोड़ा फ्यूचर नज़र आ रहा है इसमें अपना। तो पहले था मेरे पास स्पॉन्सर, तो ये जब से कोरोना आया इसकी वजह से वो स्पॉन्सर ख़त्म हो गया हुआ है। काफ़ी प्लेयरों का हुआ है, मेरा नहीं, काफ़ी प्लेयर जो थे पाकिस्तान के उनका हो गया। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है, तो मैं जो खेल रहा हूँ मैं खुद अपने पास ही लोकल से खेल रहा हूँ। चले इंशाल्लाह जी, अभी थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। हम दोबारा नॉर्मल दुनिया में जब वापस आ जाएंगे, नॉर्मल टाइम्स में वापस आ जाएंगे, तो आपको स्पॉन्सर्स भी बहुत मिलेंगे, आप खेलेंगे भी बहुत, और इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम भी बहुत। थैंक यू आपका शुक्रिया हीरा मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे और बेहतरीन परफॉर्मर हैं आप, एक बेहतरीन प्लेयर हैं। एक फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए अगर उनको घर से बाहर निकल कर काम करना पड़े तो उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसी की एक मिसाल हमने आपको दिखाई थी चंद माह पहले, जब लाहौर में अनारकली बाज़ार में एक खातून जो कि मर्दों के भेस में एक दुकान टक शॉप चलाती थी अनारकली में, हमने आपकी उनसे मुलाकात भी करवाई थी, क्योंकि वो अपनी छोटी बेटी को पालती थी, अपने रोज़मर्रा के मामला चलाती थी, लेकिन उनका नाम फ़रीन था। लेकिन आज वो मज़ीद उनके हालात बिगड़ चुके हैं। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल होता है जी सिंगल पेरेंट के तौर पर अपने बच्चों की परवरिश करना, और फिर मुआशी तौर पर जब आप मुस्तहकम ना हो और आप ज़रिया रोज़गार के लिए मेहनत मजदूरी करना चाहते हो, और फिर ये मुआशरा जहां आपको स्टैंड भी करना है। तो फ़रहीन उस हिम्मत की एक मिसाल थी जो आज मुझे थोड़ी डाउन लग रही है। वो क्यों डाउन लग रही हैं? कोरोना सिनेरियो की वजह से पहले तो लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद ऐसा करना हुआ कि क्योंकि वो एस्थमेटिक हैं, एस्थमा की पेशेंट हैं, तो डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया कि आप अभी दुकान पर मत जाएं, अदरवाइज़ आपकी अपनी तबीयत ख़राब हो सकती है। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जब कारोबार डाउन रहा, उनको उनके मालिक मकान ने घर से भी निकाल दिया क्योंकि वो किराया नहीं दे सकती थी। अब एक और जगह वो शिफ्ट हुई, उससे बीच में वो हॉस्टल भी गई, हॉस्टल वालों ने भी निकाल दिया। एक खातून जो अपनी बच्ची को पालना चाहती है वो कितनी मजबूर होगी, ये मैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम उन्हीं से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फ़रहीन इश्तियाक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फ़रहीन तशरीफ़ आबरी के लिए। बताइएगा, जब से ये कोरोना सिनेरियो शुरू हुआ कैसे आपके हालात ख़राब हुए, क्या? बेसिकली मतलब मेरी जो टच शॉप आप लोगों ने देखी हुई थी, तो वो बहुत पर्टिकुलर थी, उसकी सेल भी ऐसी नहीं थी कि वो मैं उससे सेविंग्स कर लूँ। मेरे पूरे लाइबिलिटीज़ भी बहुत मुश्किल से अदा होते थे, क्योंकि मेरी राइड्स वगैरह भी चलती थी, तो मुझे अपने एक्सपेंस वैसे ही निकालने मुश्किल हो रहे थे। फिर जब ये पेंडेमिक आया तो स्टार्ट में मैंने दुकान खोली थी, लेकिन मेरी जब मार्केट बंद हुई लॉकडाउन की वजह से, तो चलना बंद हो गया। बिल्कुल ही, मतलब मेरी मार्केट के हिसाब से मेरा काम होता है, तो बिल्कुल मार्केट वो फ्लॉप हो गई थी। तो वो 100-150 बहुत मुश्किल ऐसे सेल आ रही थी, जो मेरे घर का खाना सपोज उससे वही बहुत मुश्किल होता था। अदरवाइज़ मैं दूसरे एक्सपेंस वगैरह या अपने लाइबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद मुझे अटैक हो गया था एस्थमेटिक। उसके बाद मैं सर्विसेज हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो ना अभी आप, क्योंकि मेरी बेटी साथ मेरे साथ रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि आप
ये ना हो कि आप भी इफेक्टेड हो और आपके साथ वो भी इफेक्टेड हो जाए। कोरोना के दिन थे काफी बहुत ज़्यादा। तो वो जो था, जब यहाँ पर फर्स्ट केस आया था याया जाफरी वाला, उसके कोई 20 दिन बाद मेरी अपनी तबीयत ख़राब हुई और वो अटैक मुझे 2 से 3 मरतबा हुआ। अच्छा। और वो 15-20 दिन जो है ना मुझे, आपकी तबीयत बिगड़ गई तो आप पहले वो भी करती थी राइड का काम ना, वो भी आप था, लेकिन उस वो भी बंद हो गया मेरी इस वजह से बंद हो गई कि यूनिवर्सिटी में जो लड़कियाँ थी उनकी जॉब, यूनिवर्सिटी सब बंद हुआ था। उससे भी मेरी थोड़ी अर्न हो जाती थी 300-350 रुपए की, वो भी बिल्कुल मेरा मामला ख़राब हो गया। फिर यहाँ से मेरा मामला ख़राब हो गया। फर्स्ट मंथ में मुझे एक जगह पे, आपको घर से क्यों निकाला? मेरे ड्यूज चढ़े हुए हैं। ड्यूज थे ऊपर, ठीक है। क्योंकि जब मैंने ये ऑर्डर भी तो आया था ना, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था कि आप डिले कर सकते हैं कराया, 2 महीने तक किराए की वजह से घर से कोई नहीं निकलेगा। उस वजह से कि 20% जो ऑफ था वो हमें इंस्टॉलमेंट पे उनको देना था। अच्छा। तो वो हम मतलब उन्होंने माफ़ नहीं किया था, उन्होंने ये कहा था कि आप 20% कम दें, तो आप 80% आपको रेंट देना है। तो वो मेरे 80% के हिसाब से भी मेरे ड्यूज चढ़ते गए हैं। सही सही। अब तो बेसिकली ऑब्वियसली आपके हालात खराब थे, कारोबार भी नहीं था, ना जॉब मिल रही थी प्रॉपर, और आप बीमार भी थे। जॉब तो मैं कर भी नहीं सकती। वो जो क्रीम की या राइड आप चलाती थी वो भी एक जॉब तरह ही है, वो भी नहीं आपने छोटी मोटा चलता रहता है ना वर्कआउट, तो पता होता है कि मैं सुबह निकल रही हूँ, रात को आ रही हूँ, कुछ लेके आ रही हूँ। अब ये सिलसिला ये मैं आपसे मांग लूँ, उनसे मांग लूँ, मैं कब तक इस तरह से करूँगी? अच्छा, मुझे ये कहिएगा कि गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्राम अनाउंस किया था आप जैसे लोगों के लिए जो कोरोना की वजह से बैडली इफेक्ट हुए, एहसास प्रोग्राम के नाम पर आपने अपना आईडी कार्ड भेजा, उस नंबर पर आपने अप्लाई किया उसके लिए? मैंने वहाँ पे भेजा था। उसके बाद उन्होंने मतलब जो मैसेज आया उर्दू में, उसमें था कि आप नाअहल हैं। आप नाअहल हैं? क्यों? आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम पर कोई गाड़ी है? मेरे पास मोटरसाइकिल जो है जिसपे मेरी राइड चलती है वो इंस्टॉलमेंट पे है। अच्छा, लेकिन वो मोटरसाइकिल तो मेरे ख्याल है उस कैटेगरी में नहीं आती। मेरे कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब जिस तरह से ये आपको नाअहल कहा उस एहसास प्रोग्राम के। मैं सानिया निश्तर साहिबा से कहूंगी, आप कहती थी ना कि कोई अगर रह गया है तो मुझे बताइए। देखिए, ये वो खातून है, सिंगल मदर है जो अपनी बेटी को पालती हैं, और किस कदर बुरे हालात हो गए कि घर से भी उनको निकाल दिया गया, और आपका एहसास प्रोग्राम कह रहा है कि ये नाअहल है। फेसबुक के ऊपर मैंने उनको ऑफिशियल के ऊपर मैंने कई मैसेज भी किए थे, मतलब बहुत से मैसेज भी किए, फरीन बता रही हैं, और बताया भी था उनको। सानिया निश्तर साहिबा तो बाकायदा एक वो स्टिंग ऑपरेशंस करती थी, बुरके पहनकर जाना और सब कुछ देखना। बिल्कुल, मैंने उनके बारे में सुना था कि वो नेचर वाइज बहुत पोलाइट हैं और बहुत अच्छी हैं, समझने वाली हैं। मैंने जब उनके अपडेट्स मेरे पास आते रहते हैं अभी पे, तो मैंने उनको पर्सनली भी किया था कि मेरे मतलब मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली मैं कराची से, हो सकता है कि कोई क्राइटेरिया इनका हो। नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्रॉस पाकिस्तान। लेकिन काफी लोग मेरे सामने ऐसे हैं जो ना मतलब वो थे, अफोर्डेबल थे, लेकिन उनको मिला। क्योंकि सूबाई हुकूमत के अलावा ये विफाकी हुकूमत का भी था एहसास प्रोग्राम, कराची से लेकर आप जो है ये कोई वजह नहीं है। अकॉर्डिंग टू फरहीन इनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी इन्हें नाअहल करार दे दिया गया। अफसोस है। अगर अभी आप इस चीज़ का नोटिस ले सकते हैं तो प्लीज़ हमारी दरख्वास्त है कि इनकी मदद कीजिए। फरहीन, जाते जाते आप कुछ कहना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? अभी इससे मेरी एक ही दरख्वास्त है कि मैं किसी से ये चाहती हूँ कि इससे थोड़ी इतनी चैरिटी मुझे हो जाए कि मैं अपने ड्यूज अदा कर दूँ, मैं अपने दुकान के ऊपर वापस आ जाऊँ। मैं ये नहीं चाहती मैं किसी से 2000 लूँ, किसी से 5000 उधार। मुझे पता है मैं उधार में नहीं फंसना चाहती। मैंने पहले भी अपने मेहनत से सब कुछ किया था और अभी भी यही है कि मुझे कोई मेहनत तो आपकी मैंने खुद देखी है। जब हम गए हैं मुझे कोई पैसे नहीं दे, मुझे डायरेक्ट मेरे शॉप पे सामान कर्ज उतार दे और हॉस्टल के ड्यूज। इसके अलावा जो आपने कोई नया दोबारा से सिस्टम कारोबार शुरू किया ताकि स्टार्टअप हो जाए, ताकि दोबारा से आपकी कोई मदद करना चाहिए? अभी मंसूरा जो बाजार है, जो मेरी छोटी सी दुकान थी, अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई है वो। बिल्कुल ठीक। अब लिमिटेड मेरे पास सामान था, उसमें से कुछ ज़ाया भी हुआ है, एक्सपायर हुआ है, कुछ रह गया। दोबारा से आपने शुरू किया, अपना रोजगार का जरिया तलाश किया, लेकिन आप पर कर्ज भी है, जो आप पे बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी भी है। तो मैं करूंगी ना सिर्फ गवर्नमेंट से, ना सिर्फ इदारों से, बल्कि अगर कोई भी मुखैर हजरात इनकी मदद करना चाहता है तो ज़रूर मदद करे। और मेरे ख्याल से यही वो नेकियां हैं जो हम कमा। और इसी का डर था जो कि हुकूमत ने कहा कि अगर लॉकडाउन ज़्यादा रहा तो बहुत से ऐसे लोग सामने आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग मजीद सामने ना आएँ। तो आप भी कोशिश कीजिए, आप भी फरीन की मदद करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, गवर्नमेंट भी इनकी मदद करे क्योंकि ये इंतहाई इस वक्त ज़रूरी है। इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।